CNBC आवाज पर आपका स्वागत है मार्केट लीडर्स में। और आज हमारी मुलाकात हो रही है अनूप बागची से, जो कि हैं MD और CEO ICICI सिक्योरिटीज के। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर CNBC आवाज पर। ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल आप भारतीय कंपनियों को कुल मिलाकर इस वक्त कैसा देख रहे हैं, उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, कैसा एनवायरनमेंट है? देखिए, जो भारतीय कंपनी है इसको 3-4 तरीके से देखा जा सकता है और देखना चाहिए। अगर हम वेटेजेस देखेंगे अपना स्टॉक मार्केट में, तो बैंक्स जो हैं वो 21-22% है। अगर आप NBFCs और HDFC वगैरह ले लेंगे तो ऑलमोस्ट 25-30% बैंक्स हो जाता है जी। फिर हमारे IT कंपनीज आते हैं, उनके भी 13-14% वेटेज है। फिर धीरे धीरे रिफाइनरीज आ जाता है, रिलायंस आ जाता है, वो 8-9% वेटेज है। पर जो हल्ला जो सबसे ज़्यादा मच रहा है वो कंपनीज का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे, क्योंकि उस पर डेट बहुत ज़्यादा है और वो डेट जो है धीरे धीरे वो वायरस बैंक्स में स्प्रेड हो गया है, तो उनको लगता है NPA का प्रॉब्लम हो सकता है बैंक्स में। सो एक्चुअली जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है डेट की। लेवरेज बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अटक गए हैं, बहुत बड़े हैं, लेवरेज बहुत हाई है, मतलब डेट बहुत हाई है और बैंक्स को इम्पैक्ट करने लगे हैं। अगर हम छोड़ दें तो FMCG जो लाइट है, मतलब डेट ज़्यादा नहीं है, वो अगर आप देखेंगे कि लास्ट 2-3 साल में उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बैंक्स ने जब तक ये NPA का प्रॉब्लम नहीं आ रहा था तब तक अच्छा रिटर्न दिया है। IT के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। तो कुल मिला के हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो एक नहीं है, वो 3-4 तरह की स्टॉक मार्केट है। तो जब इन्वेस्टर्स देखते हैं तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए उनका। आप ही से इस सवाल का जवाब लूंगी, क्योंकि देखिए FMCG और फार्मा का आपने जिक्र किया, वहां पर भाव काफी चढ़ चुके हैं, अब सबकी निगाहें हैं उस तरफ। लेकिन अगर आपने अभी पैसा नहीं डाला है तो क्या आप डालें? दूसरी तरफ बैंकों की बात की तो कई रेटिंग एजेंसीज ने भी कहा है कि देखिए PSU बैंक्स पर, जहां पर सरकार का दबाव है, सरकार उनसे कहती है कि किन्हें कर्जा दे, कितना कर्जा दे, कैसे करें काम, उसकी जगह आप प्राइवेट बैंक्स में जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कैसी कंपनियां चूज करें? क्योंकि जैसा कि आपने सही फरमाया, डेट का बहुत खतरा है यहां पर, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके शायद प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आ सकते हैं, वहां पर थोड़ी कमाई की उम्मीद है। तो वहां कहां आप इन्वेस्टमेंट खोज सकते हैं? देखिए, जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स एसेंशियली वो इकोनॉमी को मिरर करते हैं और जो स्ट्रेस आती है वो इकोनॉमी से आती है। जब इकोनॉमी खराब होता है, डेफिसिट हाई होती है, तभी इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ता है। अच्छा, दूसरा जो होता है SME सेगमेंट। SME सेगमेंट मार्केट कैप में दिखता नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होते हैं, बट बैंक्स के थ्रू दिखते हैं, बिकॉज बैंक्स का बड़ा एक्सपोजर होता है SME में। सो कैसे खेलना है अभी ये? अगर हम बैंक्स को देखें, एसेंशियली लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फिर मिड कैप पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फिर एक मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ रहे हैं और फिर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो अगर हम यूनिवर्स को हम इस तरह से देखें तो इस समय जो है हमेशा लीडर्स के साथ जाएं आप। होता क्या है, वैल्यूएशंस में ये इम्पैक्ट करने लगती है। जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप PSUs में, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, सब बोल रहे हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। शायद हो भी उनके NPA का स्ट्रेस हो, बट वो सबसे बड़ा बैंक है, सबसे स्ट्रांग बैंक है, उसका डिपॉजिट फ्रेंचाइज बेस्ट है। जब ये टर्न करेगा तो सबसे पहले ये भागेगा। इन लोगों का परमानेंट डैमेज होने का रिस्क सबसे कम होता है। तो बेसिक बेट ये लेना है कि इकोनॉमी हमारी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। तो अगर हम ये बेट ले लें तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए एक इन्वेस्टर को। पहला बेट यह है कि इकोनॉमी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। अगर इकोनॉमी सुधरेगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा और पहले कहाँ पर आएगा? उसका इम्पैक्ट पहले हमेशा बैंक्स पे पॉजिटिव आता है। वो इसलिए क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं, बिकॉज एक और आदमी है बीच में लेयर जो रिस्क को संभाल रहा है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्होंने दे के रखा हुआ है, वो रिस्क को उसको भी संभाल रहे हैं, SME संभाल रहे हैं, एग्री संभाल रहे हैं, रिटेल संभाल रहे हैं। तो एक रिस्क जो है एक और आपके साथ लगा हुआ है रिस्क को मैनेज करने में। तो लीडर के साथ जाए और वैल्यूएशन ऑलरेडी वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। सो जब हम बताते हैं कि NPA की बड़ी प्रॉब्लम है, तो NPA की वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट कर रही है आज के प्राइस में। सो आप लीडर के साथ जाएं और आप सेक्टर वाइज एलोकेट करें। देखिए, सबसे बड़ी जो मैं बता रहा हूँ कि हमने गलतियाँ क्या क्या देखी हैं और वहाँ से हमको सबसे ज़्यादा सीख मिलती है कि मान लीजिए 10,000 रुपये है या 50,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है। होता क्या है कि हम 1-2 स्टॉक में डाल देते हैं, वो 1-2 स्टॉक फंस गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते उसका। और फिर वो अगर गलती से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक हो गया जो 3 साल पहले 4 साल पहले डाला था, तो वो तो अभी 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, तो अब मैं वेट करता रहूँगा कि क्या होगा।
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पैसा आपका स्टॉक सिलेक्शन से बनता है यस, पर रिस्क मैनेजमेंट से ज़्यादा बनता है। आप कैसे उसको एलोकेट कर रहे हैं। तो आप जो है थोड़ा ये 4-5 जगह पे आप एलोकेट करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चलने लगेगा। तो ये हो गया बैंक्स। तो बैंक्स में आपको डालना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी चीज़ ये है दैट वहाँ पर पैसा कम लगाना पड़ेगा और आपको नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पिट चुका है। वहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क मोर्टेलिटी रिस्क की होती है कि अगर कंपनी उठ गई तो, क्योंकि हमने लेट 90s में देखा है कि कुछ एक बड़ी कंपनीज वो वापस ही नहीं आई कभी, और इस तरह के साइकिल में हमेशा वो रिस्क रहता है। यहाँ पर भी बड़े नाम के साथ जाएं, जिनके एक्चुअल एसेट हैं उनके साथ जाएं, और लीडर्स के साथ जाएं जिनको लगता है कि ये साइकिल को निकाल सकेंगे, प्रोमोटर स्ट्रांग है, ये साइकिल को निकाल सकेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा उसका बनेगा जो साइकिल को निकाल सके। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। 10-15 साल पहले बैंक के लाइसेंसेस मिले थे, और बहुत सारे बैंक को लाइसेंसेस मिले थे। ICICI को मिला था, HDFC को मिला था, और भी आपको याद होगा GTB को मिला था, टाइम्स बैंक को मिला था, सेंचुरियन बैंक को मिला था। जो मरा नहीं या मर्ज नहीं हो गया, हाँ, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स रिटर्न दिया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में। और इस तरह के जो साइकिल्स होते हैं, इसमें मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कंपनीज रहेंगे नहीं, मतलब मरते नहीं है, बट वो मर्ज हो जाते हैं, एसेट सेल हो जाता है, वो निकल जाते हैं। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, लीडर्स पे जाएं, जिनका रियल एसेट है उन पे जाएं। ओके, जो पॉलिसी के कारण अटका हुआ है, पॉलिसी के कारण देखिए 2 तरह के अटके हुए हैं। एक जो जेन्युइन पॉलिसी का अटका हुआ है, और एक जहां पर एलिज्ड या आप बता सकते हैं स्पेकुलेशन है कि रॉन्ग डूइंग का है। देखिए रॉन्ग डूइंग का जो जहां पर है वहां पे आप हाथ न लगाएं, बट जहां पर पॉलिसी है कि कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं और वो अगर निकल जाएगी तो अच्छा एसेट है, अर्निंग एसेट है, प्रॉपर्ली ऑन ग्राउंड एसेट है, आपको दिख रहा है, और प्रोमोटर स्ट्रांग है, वो चलने लगेगा, वहाँ पे आपको रिटर्न आएगा। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एलोकेट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा एलोकेट करेंगे तो इट विल बी लाइक स्पेकुलेशन। अच्छा, एक बड़ा जो है वो IT का है। देखिए IT के क्या है कि कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, बट अगर ग्लोबल इकोनॉमी और सॉर्ट ऑफ ट्रबल में आती है, प्रेशर आउटसोर्सिंग का बढ़ेगा, घटेगा नहीं। देखिए क्या है, अगर US में अगर इलेक्शन हो रहा है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो US का प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसको अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको बात करना है, तो बताएगा कि आउटसोर्सिंग खराब है, जॉब यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक्स प्ले करती है, लॉन्ग टर्म में ये रिटोरिक प्ले नहीं करती है, और हमने बार बार इन चीज़ों को देखा है। क्योंकि अगर ये रिटोरिक अगर बार बार प्ले करती है और वो असली बन जाती है, तो इट स्टार्ट्स टू हार्म द कंट्री। सो क्या है, ये आउटसोर्सिंग का वेव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यूरोप ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। अगर ये मेस अगर चलता रहा वो यूरोप में, तो दे विल हैव टू आउटसोर्स, बिकॉज आपको कॉस्ट काटना ही पड़ेगा, आपके पास सरप्लस है नहीं। सो क्या होता है, तो इसलिए अगेन लीडर्स के साथ जाएं और एलोकेट करके शांति से बैठे रहें। अगर आपको लगता है इकोनॉमी सुधरेगा तो ये रिटर्न देगा। मैं ये भी मानता हूँ कि 4 साल से उन्होंने रिटर्न नहीं दिया है, स्टॉक मार्केट ने 4 साल से रिटर्न नहीं दिया है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो मेकअप करता है बहुत जल्दी। 2003 में भी कोई रिटर्न नहीं दिया था, पर आप देखिए 2003 से 2007 में कैसे रिटर्न दिया, और आप टाइम कर नहीं सकते मार्केट को। शेयर बाजार पर और जानकारी लेंगे अनूप बागची से, मार्केट लीडर्स पर ब्रेक के बाद। अनूप, आपने अभी हमें समझाया कि किस तरीके की परिस्थिति दिखाई दे रही है शेयर बाजार के लिए। अब ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके की उम्मीद की जा रही है सेंसेक्स से, क्योंकि एक बार फिर जब हमने FDI की बात सुनी, डीजल में प्राइस परिवर्तन की बात सुनी, LPG में दाम बढ़ोतरी की बात सुनी, तो बाजार में एक हर्षोल्लास दिखाई दिया। लेकिन साथ ही साथ QE3 आया, शेयर बाजार में हमने तेज़ रफ्तार से बढ़त आते हुए देखी। आपका इस पर भरोसा है, कैसे बढ़ेंगे आगे? देखिए 4 बार लास्ट 2 साल में मार्केट 1 महीने में 10% प्लस रिटर्न दिया है, और मैं चारों बार मैं बताना चाहता हूँ QE1, QE2, QE3 और सुनामी।
4 बड़े बड़े इंजेक्शन हुए थे लिक्विडिटी के। सो फ्राइडे के जो रैली थी वो प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन, प्लस ऑफ कोर्स जनरल हर्षोल्लास जैसे आप बता रहे थे, तो लिक्विडिटी आई और मार्केट को ऊपर लेके गई। इस बार का जो रिफॉर्म है हमको ये देखना पड़ेगा। देखिए, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो अगर हम इसका गणित करते हैं कि 5 रुपये अगर डीजल का बड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर रोल बैक हुआ, अगर हुआ भी, या एलपीजी का ये अगर हम गणित करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन एकदम बदल जाएगी और कुछ हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट मतलब कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा, पर इशू वो नहीं है। इशू ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बार ये करेजियस रिफॉर्म है कि नॉन करेजियस रिफॉर्म है। अगर इस बार रोल बैक हो जाता है तो मेरे ख्याल से मार्केट डिसअपॉइंट होगी और वापस आ जाएगी। 10% जितनी चढ़ी है उतनी वापस आ जाएगी, और धीरे नहीं आएगी, जल्दी ही आ जाएगी। बट अगर ये करेजियस है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे थोड़ी और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास अब भी गार का हुआ गार का हुआ हटा वगैरह वगैरह, हमारे पास बहुत मजबूत FII फ्लोज अभी तक आए हैं। ये सवाल मैं बार बार सब मार्केट लीडर से भापना चाहती हूँ कि क्या बेसिकली हमारे पास इनहेरेंट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं इसलिए ये पैसा आ रहा है, या फिर हम रिलेटिवली ही बेटर हैं इसलिए ये पैसा आ रहा है? नहीं, दोनों हैं पार्टली, पर मैं ये समझाना चाहता हूँ है क्या। देखिए, जो पैसा आता है, फर्स्ट ये जो FII टाइप जो पैसा आता है वो लिक्विड है, मतलब वो बाहर भी निकाल सकते हैं उसको। सो टू दैट एक्सटेंट परमानेंट पैसा नहीं है। हमको थोड़ी और परमानेंट टाइप की लॉन्ग टर्म टाइप का पैसा चाहिए, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी से आती है, क्रेडिट एनहांसमेंट से आती है, और आपको एग्जीक्यूशन स्टेबिलिटी से आती है। सो हमको एक मिक्स चाहिए, जो ये FII टाइप है जो आता है और निकल भी सकता है, हमको FDI टाइप भी चाहिए जो लॉन्ग टर्म है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस अगेन रहा है कि देखिए, पैसे का ऐसा कोई रिलीजन नहीं होता है। जहाँ पर उसको रिटर्न दिखेगा वहाँ पर वो जाएगा, और वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखता है। तो अगर उसको इंडिया में, हमारे देश में अगर लगता है कि रिस्क ठीक ठाक है और रिटर्न बनेगा, एक्सपेक्टेशन बनेगा नहीं बनेगा तो भगवान जानता है, बट एक्सपेक्टेशन अगर है तो वो पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पर देखिए हर आदमी अपने लिए बेस्ट चाहता है। सो हर आदमी नेगोशिएट करेगा कि टैक्स नहीं होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए, आप विदहोल्डेड टैक्स मत डालिए। क्यों नहीं? वो अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टर अपना काम कर रहा है, कंपनीज अपना काम कर रहे हैं। सो इट इज ओके टू लॉबी, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई एम सेइंग दैट हमको चाहिए पैसा, करेज और पॉलिसी एक्शन रहेगा 100%, तो ये लॉन्ग टर्म पैसा 100% रुकेगा यहाँ पे, 100% आएगा, 100% रुकेगा। देखिए, वहाँ पर मार्केट्स बचे नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो नहीं रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको मार्केट्स चाहिए, बड़े बड़े सरप्लस कैश है, उनको मार्केट्स चाहिए, जाएंगे कहाँ? एक और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हालांकि जीडीपी के एस्टिमेट्स ढलते जा रहे हैं, हम डोमेस्टिक इकोनॉमी, खासतौर पर रूरल इकोनॉमी पर बहुत उम्मीद डाले हुए हैं। रूरल इकोनॉमी इस वक्त आपको क्या लगता है कि कितनी मदद कर सकती है, या फिर वो मदद कर चुकी है? यानी कि जितना पैसा वहाँ से फ्लो हो सकता था वो सिलसिला शुरू हो चुका है, उसका नतीजा आप FMCG वगैरह में ऑलरेडी देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये रूरल इकोनॉमी एक और, इसमें भी अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं? नहीं, पहले तो अगर हम हिस्ट्री देखें फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टुडे, जितनी सब्सिडी अर्बन को मिली है उतनी सब्सिडी रूरल को कभी नहीं मिली। पहला तो मतलब मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन, इस तरह का उस तरह का काफ़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं। आपका जितना भी पेट्रोलियम हो गया या डीजल की सब्सिडी वगैरह जो है वो थोड़ी सी रूरल में जाती है, और बाई एंड लार्ज अर्बन को भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब अर्बन को बेनिफिट मिलता है। एक फार्म सब्सिडी जाती है जो उसको जाती है, और अब हमको नरेगा टाइप जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से अब हमको वहाँ पे मिल रही है सब्सिडी, और अर्बन में काम हो रहा है, जैसे हाईवेज़ पे काम हो रहा है वगैरह वगैरह। सो अर्बन रूरल की जो इंजन है वो अभी शुरू हुई है मेरे हिसाब से। अभी एंड तो बहुत दूर की बात है, मेरे ख्याल से अभी शुरू हुई है। हमारा दूसरा चैलेंज आता है रूरल से कि अब नेशनल टेलीविजन के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, इस सब से क्या हो गया कि उनकी जो एस्पिरेशन है बढ़ गई है। हमको अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग करना है वहाँ पर, एजुकेशन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब क्रिएशन, बिकॉज अगर जॉब क्रिएशन नहीं होगा तो सोशल स्ट्राइफ हो सकती है। बट मेरे ख्याल से ये जो रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ है रूरल में, मतलब वी हैव नॉट इवन सीन द बिगनिंग, उसका हमको इम्पैक्ट दिख रहा है एफएमसीजी में। जो इकोनॉमी पैक है इन वैल्यू टर्म्स ज़्यादा बिक रही है शैशे से, पहली बार मैंने देखा है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। आप बाइक देखिए, मतलब हमारे जो ऑटोमोबाइल वाले हैं वो पूरा क्रेडिट ले जाते हैं, पर मैं बताऊंगा दैट हमारे जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है सड़क बनाने का 70% वेटेज शुड गो देयर, उनको 70% क्रेडिट मिलनी चाहिए। सो आई एम सेइंग वी हैव नॉट सीन द बिगनिंग, आई थिंक देयर इज एनफ। तो सरकार ने कुछ बहुत तो अच्छा किया है, नहीं, सड़कें बहुत बनाई अच्छा हैं किया, और- नहीं बहुत अच्छा किया। देखिए हम क्रेडिट इसलिए नहीं देना चाहते हैं बिकॉज हमको नेगेटिव न्यूज़ पकड़ के वैलेंसी वहीं से मिलती है, बट काम हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, और हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। अनूप जी यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अनूप बाग जी ये कहते हुए कि रूरल इकोनॉमी को पूरी तरीके से खिलते हुए देखना अभी बाकी है, और साथ ही साथ जहाँ तक विदेशी पैसे की बात है तो उसे आने का इंतजार है, क्या हम उसे ले पाएंगे, बटोर पाएंगे, ये देखना होगा सरकार की नीतियों से। और चर्चा उनके साथ ब्रेक के बाद। अनूप जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आपके पास भांति भांति के क्लाइंट्स रहते हैं, ये समझना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से विदेशी पैसा भारतीय बाजारों में निवेशित है। भारतीय निवेशक की फिलहाल भारतीय बाजारों पर क्या राय बन रही है, कितना वो सहमा हुआ है, कितना कॉन्फिडेंट है, कैसा आप भांप रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि उसके गोल्स हैं लाइफ के, और वो फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू वो गोल को मीट करना चाहता है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 4 साल में इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया मार्केट में, और इंटरेस्ट रेट हाई है। सो नेचुरली क्या हो गया है दैट इन्वेस्टमेंट जो है डेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। रियल एस्टेट में हमेशा से एलोकेशन बहुत ज़्यादा था, तो रियल एस्टेट में एलोकेशन हो गया है। गोल्ड भागा है तो गोल्ड में एलोकेशन हो गया है। सो बाई एंड लार्ज अभी ऐसा है कि इक्विटी में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, एसआईपी लोग कर रहे हैं बट एसआईपी भी थोड़ा कम हो गया है। तो इक्विटी में कॉन्फिडेंस कम है, डेट अच्छा चल रहा है, रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है, और गोल्ड जो है नया एसेट क्लास आके खड़ा हो गया है लास्ट 3-4 साल में। रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड खेलने का फिलहाल क्या जरिया निकल कर आता है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह आते हुए देखे हैं। अब खासतौर पे फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, भारतीयों को वैसे ही सोने की चमक बहुत पसंद आती है, तो क्या आप कहेंगे कि फिलहाल ईटीएफ का ही रास्ता अपना सकते हैं? क्योंकि फिजिकल गोल्ड में हमने जिस तरीके की रफ्तार देखी है, अब लोग 35,000 की बात कर रहे हैं प्रति 10 ग्राम, क्या कहेंगे? देखिए गोल्ड में मैं पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मतलब बायस है गोल्ड के अगेंस्ट, क्योंकि गोल्ड इज नॉट अ प्रोड्यूसिंग कोई एसेट नहीं है। मतलब कल अगर 15,000 का भी हो गया तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों 15,000 का 35 भी हो गया, तो उसका कोई अर्निंग्स उसका कुछ उस तरह का नहीं है। बट एलोकेशन के हिसाब से फैक्ट इज कि पैसा बना है उसमें, और फैक्ट इज दैट रिटेल करते हैं। बट इंडिया में क्या है कि ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं लोग, तो टू दैट एक्सटेंट उतना एलोकेशन रहता है। बट आई वुड से 5-10% से ज़्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए उसमें। बट गोल्ड का फ़ायदा ये है कि अगर सब कुछ ख़राब हो गया तो गोल्ड चलने लगता है। प्लस गोल्ड जब हम इंडिया में खेलते हैं तो 2 चीज़ खेलते हैं, हम करेंसी खेलते हैं और गोल्ड का एक्चुअल दाम खेलते हैं। करेंसी खेलने का और कोई तरीका नहीं है, क्लीन तरीका नहीं है। गोल्ड के थ्रू लोग करेंसी भी खेलते हैं, तो 5-10% करके रखना चाहिए, बिकॉज अगर प्रॉब्लम हो रही है तो गोल्ड तो भागेगा फिर। और इस वक्त हमने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें। क्या आपको लगता है, जैसा कि कुछ लोगों की राय रही है इस शो पर, कि यहाँ पर फिर से एक बार फिर जो दर्द हमने देखा 2007-2008 के बाद वो ख़त्म होने को है शायद, और यहाँ से बाजार में दोबारा रफ्तार आएगी? तो इस वक्त भी फिक्स्ड एसेट्स बेहतर है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, या फिर इक्विटी में अपने पोर्टफोलियो में इजाफा करना शुरू करें? वो कैसे बढ़ें? नहीं, आप एसआईपी करते रहिए, मेरे ख्याल से इट इज़ बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट बुल रन। रीज़न मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब कि 3 महीने में आने वाला है, 6 महीने में आने वाला है। मेरे ख्याल से ये जो पेन होती है, डेमोक्रेसी की जो मैजिक है वो चलेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की मैजिक ये है कि इतना जब बाहर आता है तो सिस्टम क्लीन होता है। जब सिस्टम क्लीन होता है तो देन इट लेज द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट बुल रन। देखिए ये यूरोप में हुआ, ये यूएस में हुआ, आप हिस्ट्री देखिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री देखेंगे तो ये सब जगह पे ऐसा हुआ। और जो डेमोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव अलग, पार्लियामेंट, जुडिशरी, और ये जो क्लीनअप की जो एक्ट चल रही है,
और ये मंथन से जो 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 विष जब पीता है तभी अमृत निकलती है, और ये सिचुएशन अभी हमारे देश में है। चलिए अनूप बाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की मुलाकात के लिए मार्केट लीडर्स पर।